अगर आप एक स्टूडेंट हैं और हिंदी में एक भी मार्क्स गंवाना नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अगर ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखते हैं तो भाषा के टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपका टोटल क्लियर होने वाला है। पर शर्त यही है कि आपको एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखते वक्त एक नोटबुक अपने पास रखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलिए अपनी नोटबुक में। आज का हमारा टॉपिक है भाषा यानी लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि एक दूसरे को अपने मन की फीलिंग्स को बताता है, अपने थॉट्स को शेयर करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर या बोलकर कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के फीलिंग्स को खुद समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सरल भाषाओं में कहें तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। यानी कि अर्थ के साथ जो बोले गई वाणी है उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। आदि मानव अपने मन की बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेत में बात समझाने के खेल यानी कि डम शो ये खेले ही होंगे, पर उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत प्रॉब्लम आई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ भी होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनि को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से, जिसका मतलब बोलना होता है। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इस प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसके द्वारा मनुष्य के भाव, विचार, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। यानी भाषा द्वारा मनुष्य के भाव, विचार और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है: उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार को एक्सचेंज कर सके या उसको विचार को एक्सचेंज करने में जो चीज़ सहयोग करती है उसे यादर्च्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। 3 बातें विचार करने योग्य है। भाषा ध्वनि संकेत है, यह यादर्च्छिक है, वह रूढ़ है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को हम भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाषा व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न ही इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। मतलब टोटल हम यह कहना चाहते हैं कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार किया है। यानी कि बिल्ली को बिल्ली बोलते हैं और सबने मान लिया ये बिल्ली है। इसको बिल्ली जब बोलेंगे मतलब ये जानवर की बात हो रही है, तो समाज ने मान ली है ये बात। इसके पीछे कोई और तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं
औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपयुक्त भाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। परिभाषाओं से ऊपर दी गई डेफिनेशन से नीचे दिए गए निष्कर्ष निकलते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का एक्सचेंज होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी सोसाइटी या ग्रुप के आंतरिक और बाहर के एक्सटर्नल कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज में ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा एक संप्रेक्षण के रूप में। संप्रेक्षण एक व्यापक शब्द है। संप्रेक्षण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों से बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं है। भाषा भी संप्रेक्षण का एक रूप है। भाषा के संप्रेक्षण में दो लोगों का होना जरूरी होता है। एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरा उसकी बात को ग्रहण करने वाला। जो भी बात इन दोनों के बीच में प्रेषित की जाती है उसे संदेश कहते हैं। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता द्वारा किया जाता है। संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है, कोई इशारों से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार से कोड है। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करती है। भाषा के यह कोड दो तरह के हो सकते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी भाषा संप्रेषित करना चाहता है तो वह उच्चारित या मौखिक भाषा कोड का सहारा लेना होता है। यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती है। जब पहला व्यक्ति अपनी बात संप्रेषित करता है तब वह वक्ता की भूमिका निभा रहा होता है और दूसरा सुनने वाले की। और जब दूसरा श्रोता होता है और अपनी बात कहता है तब वक्ता बन जाता है। और जो पहला है वो वक्ता अब श्रोता बन जाता है, वो अब श्रोता की भूमिका निभा रहा होता है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है वो यही बनती है कि वक्ता पहले संदेश को कोड में बदलता है और कोडीकरण करता है, तथा श्रोता उस संदेश को सुनता है और कोड को डीकोड करता है और अर्थ तक पहुंचने की कोशिश करता है, और उस कोड को विकोडीकरण भी कहते हैं हम। वक्ता और श्रोता के बीच कोडीकरण विकोडीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। वक्ता श्रोता कोडीकरण और विकोडीकरण। यहाँ इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच जिस कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे दोनों परिचित हो। यानी कि कोड बिल्ली तो वक्ता को भी पता हो ये कोड का मतलब ये है, अन्यथा बातचीत नहीं हो पाएगी। मानव संप्रेक्षण और मानवेतर संप्रेक्षण। संप्रेक्षण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्य के बीच ही नहीं होता, मानवेतर प्राणियों के बीच भी होता है। कुत्ते, बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर दूसरे कुत्ते और बंदरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। मधुमक्खियाँ तरह तरह की नृत्य कर दूसरे मधुमक्खियों को अपने संदेश संप्रेषित करती है। परंतु मानवेतर संप्रेक्षण को भाषा नहीं कहा जाता। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित कर संप्रेक्षण करते हैं, वस्तुतः भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से है। भाषा तो केवल मनुष्य ही जानता है। भाषा का संबंध मानव के मुंह से उच्चारण की गई ध्वनियों के साथ साथ तो है ही, या दूसरे शब्दों में कहे तो भाषा मनुष्य के मुख से ही उच्चारित होती है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में। यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से वागेंद्रियों से निकलती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियाँ, स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्दों का उच्चारण करता है।
इन शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों के प्रयोग से यह वार्तालाप करता है। एक और भाषा के इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए किताब शब्द का हिंदी में एक ही अर्थ है, जिससे प्रत्येक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति दूसरी ओर यह शब्द किसी वस्तु ऑब्जेक्ट यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहें कि एक किताब लेकर आओ, तो वह व्यक्ति किताब शब्द सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी दूसरी वस्तु को नहीं लेके आता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द अपनी ही वस्तु नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त रिप्रेजेंट करता है। शब्द नहीं है वो एक, अब वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का प्रतीक साइन होता है। प्रतीक जिस अर्थ या वस्तु की ओर संकेत करता है, वस्तुतः वह संसार में सबके लिए समान है। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। किताब शब्द प्रतीक का अर्थ तथा वस्तु किताब तो संसार में हर भाषा भाषी के लिए समान है। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही है। कोई उसे बुक कहता है तो कोई पुस्तक। इस तरह प्रत्येक प्रतीक की प्रकृति 3 डायमेंशन होती है। एक ओर वह वस्तु की ओर संकेत करता है और दूसरी ओर उसके अर्थ की ओर। प्रति अभिव्यक्ति, वस्तु पशु, जैसे घोड़ा हिंदी का है, अश्व संस्कृत का है, हॉर्स अंग्रेजी का है, कोनी पोलिश लैंग्वेज है, लेकिन है तो एक ही चीज़। प्रतीक वह है जो किसी समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु, गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए घोड़ा वस्तु या फिर पशु। पशु के लिए हिंदी में ध्वन्यात्मक प्रतीक है। घोड़ा संस्कृत में अश्व और अंग्रेजी में हॉर्स और पोलिश में कोनी कहलाता है। दूसरी ओर इन सभी भाषा भाषियों के लिए घोड़ा पशु तथा उसका अर्थ समान है। इसी तरह लाल बत्ती रेड लाइट संसार में सभी के लिए रुकने का या हरी बत्ती ग्रीन लाइट चलने का प्रतीक है। अतः ध्यान में रखिए, भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में अर्थ ही कथ्य होता है तथा प्रतीक अभिव्यक्ति। अतः भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्यान रखने योग्य है, यह है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से न होकर मानव इच्छा द्वारा होता है। किसी व्यक्ति ने हिंदी में एक वस्तु को कुर्सी और दूसरी को मेज कह दिया है और उसी को समस्त भाषा भाषियों ने स्वीकार कर लिया कि कुर्सी और मेज शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने वाले हैं। अतः वस्तुओं के लिए प्रतीकों का निर्धारण यादृच्छिक यानी कि इच्छा से दिया गया नाम, यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से दिया गया नाम होता है। इसी तरह और व्यक्ति से होता है तो दूसरी ओर समाज से। अतः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा से दिए गए नाम वाली ध्वनि प्रतीकों की भी व्यवस्था होती है। भाषा एक व्यवस्था के रूप में उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्था है। व्यवस्था से तात्पर्य है नियम व्यवस्था। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ कुछ नियम होते हैं। नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भाषा के किसी भी स्तर पर ध्वनि, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य आदि देखें तो सभी जगह आपको यह व्यवस्था दिखाई देगी। कौन कौन सी ध्वनि किस कर्म कॉम्बिनेशन में मिलकर शब्द बनाएगी, किस अनुक्रम से बनी रचना शब्द नहीं कहलाएगी, यह बात उस भाषा की ध्वनि संरचना के नियम पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हिंदी में निम्नलिखित अनुक्रमों पर ध्यान दीजिए। क, ए, मैं, ए, ले, ए। कमल सही है, कलम सही है, मकल बिल्कुल गलत, लकम बिल्कुल गलत। हमने 4 अनुक्रम बताए। व्यंजन वही है लेकिन आगे पीछे हमने व्यवस्थित कर दिए। 2 शब्द हिंदी के हैं, बाकी 2 नहीं हैं। भाषा का उद्देश्य बात संप्रेषण करना, कन्वर्सेशन होता है भाषा का उद्देश्य, और विचारों का आदान प्रदान, थॉट्स का एक्सचेंज। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संकेत भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए और श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा मौखिक रूप है, भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है, श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसकी बात समझे तो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक या उच्चारित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चारण की गई भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया तभी से बोलना प्रारंभ कर दिया होगा, तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का सबसे पुराना रूप है। मनुष्य ने इस पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा की मुख्य मेन विशेषता इस प्रकार है। यह भाषा टेम्परेरी रूप है। मौखिक भाषा का टेम्परेरी रूप होता है, अस्थायी रूप होता है। उच्चारण की गई होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। जैसे ही हमने बोला इसको वैसे ही ये खत्म हो जाएगी मौखिक रूप। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो पाए तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और मौखिक भाषा इस रूप से जो इसकी जो आधारभूत इकाई है वो ध्वनि है। विभिन्न जो ध्वनियाँ हैं उनके जुड़ने से शब्द बनता है जिनका यूज वाक्य में होता है और वाक्य का प्रयोग बातचीत करने के लिए करते हैं हम। यह भाषा का मूल रूप होता है और प्रधान रूप होता है। अब देखो लिखित भाषा। मुकेश हॉस्टल में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने मम्मी पापा को कि बताया कि वो ठीक है और उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो उसके बारे में बताया। तो माता पिता ने पढ़कर जानकारी प्राप्त की। और तो ये क्या है, ये भाषा का लिखित रूप है, रिटन फॉर्म है। इसमें एक व्यक्ति अपनी बात लिखकर बताता है और दूसरा उसको पढ़कर समझता है। इस प्रकार जो भी भाषाएं होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार और फीलिंग्स को लिखकर प्रकट करे और दूसरा उसको पढ़कर समझ जाए तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। जो बोलकर भाषा की उच्चारित भाषा की तुलना में, बोलने वाली भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। बाद में लिखना शुरू किया था मनुष्य ने। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा दे तो उसने लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायित्व यानी कि वो हमेशा बनी रहे, उस मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उच्चारित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा उस टाइम पे। यानी कि जो भी हमने मुख से आवाज़ें निकाली उनको फिक्स रिटन फॉर्मेट देने के लिए लिखित चिन्हों का यूज हुआ है। इस तरह अलग अलग जो भाषा बोलने वाले और बोली बोलने वाले जो समुदाय हैं उन्होंने अपने अपने भाषिक ध्वनियों के लिए अलग अलग तरीके की आकृति वाले अलग अलग लिखित चिन्हों का निर्माण किया। इन्हीं लिखित चिन्हों को हम लेटर कहते हैं। ओके, इसलिए जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई फोन है तो वहीं लिखित भाषा की आधारभूत इकाई लेटर है। ओके, बोलते हैं तो हम कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फोनिक बोलते हैं, तो वो उसका बेस है और लिखित के अंदर लेटर है कि कैसे लिख रहे हैं हम। लिखित भाषा की मेन विशेषता क्या क्या है अब वो पढ़ने वाले हैं हम। ये भाषा देखो स्थायी होती है। एक बार लिख दिया वो जब तक लिखा ही रहेगा काफ़ी टाइम तक, जब तक वो जिस चीज़ के ऊपर लिखा है वो नष्ट ना हो जाए तब तक आप पढ़ सकते हो उसको। इस रूप में हम अपने भाव और विचारों को अनंत काल के लिए अपने भाव को अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा का वो रूप होता है। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि देखो बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने बैठा हो। लिखित रूप है ये भाषा का, ये तुम्हें नहीं कहता है। ये इस रूप के आधारभूत इकाई जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसकी जो आधारभूत इकाई है वो वर्ण है, लेटर होने चाहिए जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्ति यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। यह भाषा का गौण रूप है। कैसा रूप है? भाषा का गौण रूप है। लिखित भाषा का गौण रूप है।
इस तरह ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का जो मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है, लिखित गौण रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना लिखित भाषा रूप नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते कि वह भाषा नहीं आती उसे। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, इसका अर्थ है कि वह उसे सुनकर समझ लेता है और बोलकर अपनी बात कन्वर्सेशन वो कर सकता है, कर लेता है। तीसरा है हमारे पास सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें, जब संकेतों इशारों द्वारा अपनी बात समझाई जाती है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण करने वाला सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप जो होता है आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है, सांकेतिक वाले का। अब हम पढ़ेंगे भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा को अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप है, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर या लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्द से, और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग है। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है। अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। बोलियां, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं, साधारण लोग उसे बोलियां डायलेक्ट कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। वे घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। उसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि कहते हैं हम। परिनिष्ठित भाषा वह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी आदि। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। अमेरिका अंग्रेजी, चीन चीनी, जापान जापानी, रूस रूसी आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। भाषा और लिपि। लिपि का अर्थ है लिपना या पोतना। विचारों का लिपन अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की उच्चरित मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की फारसी है।
मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। वस्तुतः लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने भाव और विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए दूर सुदूर स्थित लोग के संपर्क बनाए रखने के लिए तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा से काम न चल पाया होगा तब मौखिक ध्वनि संकेतों को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी होगी। अनेक लिपियां, किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, तो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि मीरा घर गई है, रोमन लिपि मीरा घर गई है। इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो, संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वापस से पढ़ो, ये ध्यान से पढ़ो। मराठी, हिंदी, बोडो, संस्कृत, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं, गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। केवल उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी जाती है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखी जाती है। नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषा और उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है तो ध्यान से देखना। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मीज़ो रोमन लिपि में लिखी जाती है। वापस से लर्न करते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मीज़ो। पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू, अरबी एंड फारसी लिपि में, रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानियन ये रूसी लिपि में, बंगला लिपि में, उड़िया लिपि में, असमिया लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ की मात्राएं नीचे दी गई हैं। इन मात्राओं को जब हम क के साथ जोड़ते हैं तो ये कै, का, की, कू, के, कै, को, कौ बन जाता है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नगरी के 2 रूप विकसित हुए, पश्चिमी तथा पूर्वी। प्राचीन पुराने टाइम की जो नागरी थी उसके 2 रूप विकसित हुए, पश्चिमी और पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ: पश्चिमी प्राचीन देवनागरी और पूर्वी प्राचीन देवनागरी। अब देखो, गुजराती है पश्चिमी, महाजनी पश्चिमी, राजस्थानी
महाराष्ट्री और नागरी ये पश्चिमी प्राचीनी देवनागरी है, जबकि पूर्वी प्राचीनी देवनागरी के अंदर आता है कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया। शॉर्ट में बोले तो, संक्षेप में बोले तो, ब्राह्मी लिपि के वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मी उत्तर शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। अभी प्राचीन नागरी लिपि के बारे में, पूर्वी नागरी मैथिली, केथी, नेवारी, बंगला, असमिया आदि। पश्चिमी नागरी गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी नागरी और देवनागरी। दक्षिणी शैली देवनागरी लिपि की निम्नकारमित विशेषताएं हैं। आ, बड़ी ई, ओ, औ की मात्रा व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है, जैसे का, की, को देखो बाद में जोड़ी जा रही है, जबकि ई की मात्रा व्यंजन से पहले और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर और ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे। री ऋषि की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। रे व्यंजन में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगाई जाती। इसमें देखो जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो ऐसे और बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो ऐसे पूरा, ओके, ऐसे लगाई जाती है। अनुस्वार और यह है विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। अंग देखो ये ऊपर और बाद में ऐसे डॉट डॉट के साथ जोड़े गए हैं। स्वरों की मात्रा तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार 12 खड़ी कहते हैं, जैसे कै, का, की, कू, के, कै, को, कऊ, कंग, कै। व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के साथ। ड, छ, ट, ड, ड, द, र बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है, और शेष व्यंजन क, ख, ग, घ, च ये सब खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। सामान्यतः सभी वर्णों के सिर पर एक एक आड़ी रेखा रहती है, जो ध, झ और भ में कुछ तोड़ दी जाती है। ध, झ और भय में कुछ तोड़ दी गई है। सब में एक सिर पे डंडी होती है, पर इसमें कुछ तोड़ दी गई है। ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता, तब दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे कत, त्य, कल। जब एक व्यंजन अपने समान या अन्य व्यंजन से मिलता है, तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कक, चक्का, तत, पत्ता, त्रत, गत्र, स्मम, सम्मान आदि। मातृभाषा। खनौर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी और हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएं हैं। इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता है और सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा कहलाती है। पारदेशिक भाषा। जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है, उसे पारदेशिक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है वो। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा वह भाषा जो देशों के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, वो राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, वो मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, जैसे कि गई। गई मानक रूप है। गई भी बोल सकते हो, लेकिन गई मानक रूप है। ठंड, ठ के ऊपर डॉट डे, वो मानक रूप दे दिया। अंत, अंत के ऊपर डॉट, ये मानक रूप है। रव, ख ये से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, तो ये मानक रूप का ख है। रव की तरह भी ख लिखा जा सकता है, बट हमने पूरा ये वहाँ से कनेक्ट कर दिया, वो मानक रूप बना दिया। शुद्ध, शुद्ध
बल्कि सु दै धै लिखेंगे, वो एक मानक रूप है भाषा का। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था, हम भाषा चैप्टर कर रहे थे, वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइए कि कितनी पसंद आई है, नहीं आई है तो वो भी कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, ये वीडियो आपने अंत तक देखा। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आप मेरे चैनल को तो सपोर्ट कर ही रहे हो, साथ में हमारे देश के पढ़ाई के स्तर को भी बढ़ा रहे हो, ज्ञान के स्तर को भी बढ़ा रहे हो। उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद।